हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेज़ड एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 जून 2024 को एनटीए ने एग्ज़ाम करवाया था जो यूजीसी नेट का था। वो अभी कैंसिल कर दिया गया है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ वो कैंसिल कर दिया जा चुका है। अब इसका दोबारा से एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का शेड्यूल आ चुका है जो लास्ट अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक में होने वाला है। इसकी डेट भी है, डेट मुझे क्लियर नहीं है, तो डेट क्लियर करके हम बताएंगे आपको। और इसी सिलसिले में हम शुरू करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो गृह विज्ञान से संबंधित हैं। आप लोग जानते ही हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे एग्ज़ाम में, उसका हमें आइडिया लग जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना यूजीसी नेट जून 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा गृह विज्ञान से संबंधित है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं आगे के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये 2020 जून 2020 का क्वेश्चन है। अभी इसके आगे के क्वेश्चंस को मतलब इसके 2021, 2022, 23 के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 2020 से शुरू करते हैं। 2020 से 2023 तक के क्वेश्चंस को कर लेंगे। 24 तक के क्वेश्चन को भी करेंगे क्योंकि 24 में भी तो पेपर हो चुका है, दोबारा से एग्ज़ाम होगा। तो पहले शुरू करते हैं 2020 से। 2020 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है सैनन वीबर मॉडल में प्रस्तुत संप्रेषण संबंधी घटकों को सही क्रम क्या है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, सैनन वीबर मॉडल जो सैनन वीबर मॉडल है में प्रस्तुत संप्रेषण संबंधी घटकों को सही क्रम में लगाइए। सैनन वीबर मॉडल के संप्रेषण संबंधी घटक को सही क्रम में लगाना है। देखिए क्या दिया गया है, संप्रेषक दिया गया है, प्राप्तकर्ता दिए गए, सूचना का स्रोत, चैनल, गंतव्य। तो इसको सही क्रम में क्या लगाना है। पहले क्या होता है, पहले आप सभी को पता है कि पहले क्या होता है, पहले होता है संदेश, उसके बाद संप्रेषक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ट्रांसमिट वो मतलब चैनल होता है, चैनल के बाद प्राप्तकर्ता, गंतव्य, प्राप्तकर्ता। देखिए तो इसमें राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है देखिए पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सूचना का स्रोत है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, संप्रेषक अर्थात जो सूचना को दूसरों तक भेजेगा, तो ये दूसरे नंबर पे हो गया। तीसरे नंबर पर क्या होगा, चैनल, किस माध्यम से भेजेगा, तो चैनल हो गया तीसरा। चौथे नंबर पे क्या होगा, गंतव्य। तो पहला हम इसी अकॉर्डिंग मिला लेते हैं कि सी और क्या कहते हैं दूसरे नंबर पर ए, सी और ए से, सी से दो दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों में ए भी है। सी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों में ए भी है, तो अभी क्लियर, अब इसको कट कर देते हैं और इसको भी कट कर देते हैं। तो बी और सी में हम राइट आंसर चूज करेंगे। देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, ई है। तीसरे नंबर पे डी है, चैनल। चैनल क्या है, तीसरे नंबर पर है। तो डी देखिए इसमें किस में है, चैनल। इसमें देखिए बी है, इसमें देखिए डी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले क्या रहेगा, वो सूचना का स्रोत, दूसरा संप्रेषक, तीसरा चैनल, चौथा प्राप्तकर्ता, उसके बाद गंतव्य। राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर है सी। देखिए इनके इसके बारे में कुछ और लिखा है। देखिए सैनन वीवर मॉडल संप्रेषण का सबसे लोकप्रिय मॉडल है। इस मॉडल को सीई, सैनन और वीवर एवं डब्ल्यू ने 1949 में प्रस्तुत किया था। इस प्रस्तुत संप्रेषण संबंधी 5 घटकों का सही क्रम है। 5 घटक हैं इसमें। क्या था, सूचना का स्रोत था, ट्रांसमीटर था, संप्रेषण जो संप्रेषण मतलब जो भेजता है संप्रेषक, चैनल किस माध्यम से प्राप्तकर्ता, प्राप्त हो गया, गंतव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए
इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली बनावट दिया गया है, दूसरी तरफ क्या दिया गया है, व्यक्ति पर प्रभाव। बनावट और व्यक्ति पर प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए पहला क्या है, चमकीली बनावट है, चमक रहित बनावट है, मुलायम और चिपकाऊ कपड़े, सख्त स्थूल कपड़े। तो इसको हमें मिलाना है किससे, शरीर को बढ़ाने नहीं है और सभी के लिए उपयुक्त है, व्यक्ति को पतला दिखाते हैं, व्यक्ति को बुढ़ा दिखाता है, शरीर की अश्माकृतियों को उजागर करते हैं, शरीर की अश्माकृतियों को छुपाते हैं तथा शरीर को भारी दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए चमकीली बनावट को हम किससे मिलाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसका आंसर, चमकीली बुनावट जो होती है क्या करती है, चमकीली बुनावट व्यक्ति को बुढ़ा दिखाती है, चमक रहित बुनावट शरीर को बढ़ाते नहीं हैं, मुलायम और चिपकाऊ कपड़े शरीर की अश्माकृतियों को छुपाने तथा शरीर को भारी दिखाते हैं। मुलायम और चिपकाऊ कपड़े क्या करते हैं, अश्माकृतियों को छुपाते हैं तथा शरीर को भारी दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रबंधन प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, लंबी है, सतत है, अविराम है एवं स्वयं में समाप्ति है। तो प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, सतत प्रक्रिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य प्रश्नावली में नियत प्रतिक्रिया वाले ग्रंथों का लाभ नहीं है। प्रश्नावली में नियत प्रतिक्रिया वाले ग्रंथों का लाभ नहीं है, तो इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्नावली को पूरा करने में मदद देना, कोड और स्कोर में सरलता, उपयोगी जहां सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो, उत्तर देने के लिए लिखना जरूरी ना हो। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है सी, उपयोगी। प्रश्नावली में नियत प्रक्रिया वाले ग्रंथों के लाभ नहीं है। इसका देखिए लाभ क्या है, प्रश्नावली को इसके लाभ कौन कौन से हैं, देखिए प्रश्नावली को पूरा करने में मदद देना, कोड और सरल स्कोर में सरलता, उत्तर देने वाले के लिए लिखना जरूरी ना हो। प्रश्नावली में ये सब लाभ है और इसका कौन सा लाभ नहीं है, उपयोगी जहां सैंपल के बारे में कुछ भी जानकारी ना हो अथवा बहुत कम हो, ये इसका लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तंतु का कौन सा प्राथमिक गुण है। कौन सा गुण है प्राथमिक, पहला ऑप्शन है ससंगनता, घनत्व, चमक, लचीलापन। तो इसका प्राथमिक गुण कौन सा नहीं है, देखिए घनत्व भी उसका गुण है, लचीलापन भी उसका गुण है, चमक भी उसका गुण है, यह ससंगनता इसका गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वाइगोस्की है, पियाजे हैं, लॉरेंज है, ब्रोफिन ब्रेनर है। तो इनका सिद्धांत दिया गया है, इसमें मिलाना है कि कौन किसका सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत, परिस्थिति सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बौद्धिक सिद्धांत। तो देखिए इसको मिलाना है। वाइगोस्की का कौन सा सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसको हम मिला देते हैं सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत से। पियाजे का क्या था, संज्ञानात्मक सिद्धांत था, ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। लॉरेंज ब्रोफ-वेनर का जो है पारिस्थितिक सिद्धांत है, ब्रूनर का पारिस्थितिक सिद्धांत है, और लॉरेंज का बौद्धिक विकास का सिद्धांत है। देखिए पहले का दूसरा पहले ऑप्शन में है और चौथे ऑप्शन में है। पियाजे का दूसरे का चौथा किसमें दिया गया है, बी का पांचवा। बौद्धिक विकास का सिद्धांत इनका है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो पियाजे का है। चलिए ऑप्शन में यही है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो पियाजे को हम बौद्धिक विकास के सिद्धांत के साथ मिला देते हैं, लॉरेंज को ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के साथ मिलाते हैं। देखिए दूसरे का पांचवा हो गया और तीसरे का हो गया चौथा हो गया, और ब्रोफ-वेनर का हो गया तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी ही है। देखिए वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञानात्मक सिद्धांत है, पियाजे बौद्धिक विकास का सिद्धांत है, लॉरेंज ज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ब्रोफ-वेनर पारिस्थितिक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मदों में सुरुचिपूर्ण योजना के उद्देश्यों का चयन कीजिए।
सूरजपूर्ण योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं? अव्यंजकता है, लागत प्रभावी है, सुंदरता है, कार्यात्मकता है, विविधता है। तो इसमें हमें राइट आंसर चूज करना है कि इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी। इसमें कौन कौन से हैं? अव्यंजकता है और सुंदरता है। उद्देश्य के लिए अव्यंजकता होनी चाहिए, उद्देश्य है। सूरजपूर्ण योजना के उद्देश्यों में अव्यंजकता है, सुंदरता है और कार्यात्मकता है। तो राइट आंसर डी है, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादृच्छिक नमूने त्रुटियों, रैंडम नमूनी त्रुटियों का निर्धारण निम्नलिखित ध्रुवों में से किसके द्वारा किया जा सकता है? जहां यस नमूना मानक विलोपन, यन नमूना साइज सिंपल साइज। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए, यस अपान √n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रक्रिया है, खाद्य वस्तुएं हैं। कौन सी प्रक्रिया किस खाद्य वस्तु के लिए की जाती है? जिलेटिनीकरण है, कैरमलाइजेशन है, पास्चुरीकरण है, परितुरीकरण मतलब पास्चुरीकरण, डेक्स्ट्रिनाइजेशन है अर्थात डेक्स्ट्रीकरण है, होमोजिनाइजेशन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसमें देखिए मिलाते हैं तो पास्चुरीकरण किस में किया जाता है? पास्चुरीकरण दूध में किया जाता है। डेक्स्ट्रिनाइजेशन होता है चपाती में जो ब्राउन कलर देता है। कैरमलाइजेशन होता है कस्टर्ड में। तो देखिए बी का पास्चुरीकरण, सी का छठवां, सी में छठवां कहाँ है? ये है। हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं। जैसे हमें पूरा नहीं पता है तो हम ऐसे जो हमें आता है उस पर हम मिला लेंगे। उसके बाद ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कौन सा सही है, उसी अकॉर्डिंग ऑप्शन को सही मार देते हैं। देखिए पहले में हम क्या, जिलेटिनीकरण किस में होगा? जिलेटिनीकरण हो जाएगा उबला हुआ चावल में। कैरमलाइजेशन हो जाता है चौथा कहाँ गया? कैरमलाइजेशन कस्टर्ड पीनट ब्रिटल में। पास्चुरीकरण हो गया दूध में। डेक्स्ट्रिनाइजेशन हो गया चपाती में। होमिनाइजेशन हो गया आइसक्रीम में। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है डी। राइट आंसर क्या है? डी। देखते हैं इसका आंसर यहाँ पे। देखिए राइट आंसर क्या है? डी है। जिलेटिनीकरण उबला हुआ चावल, कैरमलाइजेशन पीनट ब्रिटल, पास्चुरीकरण दूध के लिए है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन चपाती के लिए है, होमिनाइजेशन आइसक्रीम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यंत्रों में कौन सा यंत्र कलर वैल्यू का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र जो है कलर वैल्यू का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्रोममीटर, पैड स्टीम रेंज, लॉन्ड्री मीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हम कलर का अनुमान लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें प्रदूषण फैलाने वाले एजेंट है, दूसरा वर्ग है इसका। देखिए ऑप्शन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये प्रदूषण फैलाने वाले एजेंट है। बेंजीन है, एस्बेस्टस है, कवक है। तो कौन से वर्ग के प्रदूषण फैलाते हैं? वाष्पशील कार्बनिक रसायन, श्वसनीय कण, रेडियो परमाणु, दहन जनित उत्पाद, बायोलॉजिकल और बायो एरोसोल। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड किस लिए होता है? ये श्वसनीय कण। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर इन्वायरमेंट में अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति को श्वसन के संबंधी रोग हो जाता है। चलिए बेंजीन किस लिए है? बेंजीन किसके लिए है? देखिए पहले का हो गया दूसरे में, पहले का हम कहाँ मिलाए? दूसरे में मिलाए। दूसरे में नहीं, सॉरी, इसको देखिए पहले का कहाँ मिलाया जाएगा? पहले का मिलाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी। तो इसके अकॉर्डिंग हम मिला लेते हैं। पहले को हम चौथे में, दहन जनित उत्पाद है। कार्बन मोनोऑक्साइड दहन जनित उत्पाद तो है ही है, लेकिन अगर ये इसका जो है इन्वायरमेंट में अधिकता हो जाती है तो श्वसन संबंधी बीमारी हो जाती है लोग को। पहला दहन जनित उत्पाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा बेंजीन। बेंजीन किसके लिए? वाष्पशील कार्बनिक रसायन है। बेंजीन क्या है? वाष्पशील कार्बनिक रसायन है। एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस जो है, अच्छा इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस वर्ग का है, इससे क्या होता है ये नहीं पूछा जा रहा है।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड दहेज जनित उत्पाद है। बेंजीन का वाष्पशील कार्बनिक रसायन है। एस्बेस्टस किस लिए है? एस्बेस्टस है श्वसनीय कण के लिए। कवक किस लिए है? तो कवक है बायोलॉजिकल और बायो एरोसोल। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी मिलाने वाला ही है। प्रशिक्षण का प्रकार दिया गया है, एक तरफ वर्णन दिया गया है। एक तरफ प्रशिक्षण का प्रकार दिया गया, दूसरी तरफ क्या दिया गया है? वर्णन दिया गया है। देखिए, कार्य अर्थात जॉब का प्रशिक्षण, सेवा में आने से पूर्व प्रशिक्षण, सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण। तो देखिए इसमें और भी है, विषय बोध परीक्षण, विषय बोध प्रशिक्षण। तो इसको हम मिलाते हैं। मिलाने के लिए सेवा, इधर देखिए, इधर क्या लिखा गया है? किसी नए कर्मचारी को संगठन के मिशन, विजन, भविष्य दृष्टि तथा ढांचे से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण। किसी कर्मचारी को काम के संबंध में अद्यतन ज्ञान दिए जाने के संबंध में प्रशिक्षण। नेक्स्ट है कर्मचारी को किसी कार्य विशेष हेतु दिया जाने वाला विशेष प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्या है? सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति को दिया गया प्रशिक्षण। तो सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति को दिया गया प्रशिक्षण। अब यहाँ पे जो है थोड़ा इधर है थोड़ा इधर है, तो दो पार्ट में हो गया है, तो इसका हम राइट आंसर यहीं पे देख लेते हैं क्या है। कार्य और जॉब का प्रशिक्षण किस लिए दिया जाता है? सेवा में आने से पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा लिया गया प्रशिक्षण क्या है? कार्य या जॉब का प्रशिक्षण है। सेवा में आने से पूर्व प्रशिक्षण को कर्मचारी को किसी विशेष कार्य के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण है। सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण किसी कर्मचारी को काम के संबंध में अद्यतन ज्ञान दिए जाने संबंधी प्रशिक्षण है। अर्थात सेवा काल के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे टीचर ही होते हैं तो उनकी बीच बीच में ट्रेनिंग होती रहती है, तो कौन कौन से चेंज हुए हैं शिक्षण विधियों में, ये इन सब चीज़ों की जानकारी सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण के अंतर्गत दी जाती है। विषय बोध प्रशिक्षण, तो किसी नए कर्मचारी को संगठन के मिशन, विजन, भविष्य दृष्टि तथा ढांचे से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन सा प्रशिक्षण? विषय बोध प्रशिक्षण। इसमें विशेष विषय के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन अथवा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति को किस रूप में परिभाषित किया गया है? वॉचमैन, गेटकीपर, हाउसकीपर, गार्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है गेटकीपर। श्रोताओं हेतु विषय वस्तु का चयन और नियंत्रण करने वाले को गेटकीपर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जान लीजिए, गेटकीपर किसे कहते हैं? जो गेट पे खड़े रहने वाला व्यक्ति होता है उसको नहीं कहते हैं। गेटकीपर उसे कहते हैं जो विषय वस्तु का चयन और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जेबें स्लेश जेबों के वर्ग के अंतर में आती हैं? स्लेश जेब के वर्ग में आती हैं, कौन सी हैं? कंगारू है, बेल्ट है, फ्लैप है। कंगारू है, बेल्ट है, फ्लैप है, बाउंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लेश जेबों के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? बेल्ट है, फ्लैप है, बाउंड है। बेल्ट, फ्लैप और बाउंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। बी, सी और डी किसके अंतर्गत आती हैं? स्लेश जेबों के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक्रेलिक तंतु के विनिर्माण का सही क्रम दीजिए। एक्रेलिक तंतु के विनिर्माण का सही क्रम दीजिए। धोना है, छानना है, काटना है, पॉलीमराइजेशन, खींचना है। आगे क्या दिया गया है? आगे इसमें नहीं है, बस इतना है। तो देखिए, इसका पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करते हैं, उसके बाद धुलते हैं, छानते हैं, काटते हैं, उसके बाद खींचने का काम किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से ICDS के घटक हैं? कौन कौन से ICDS के घटक हैं? ऑप्शन देखिए, औपचारिक शिक्षा, जनपूर्व सेवाएं, परामर्शी सेवाएं, पूरक पोषण, प्रतिरक्षा। ICDS के घटक में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, इसमें 6 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 6 घटक होते हैं, जिनमें से जनपूर्व सेवाएं हैं, परामर्शी सेवाएं हैं, पूरक पोषण है, प्रतिरक्षण है, गर्भवती महिलाओं का स्तनपान
स्वास्थ्य, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ए से, ये BCDE। ICDS का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है। क्या है ICDS का पूरा नाम? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। यह 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। इसके निम्नलिखित घटक हैं: जन्मपूर्व सेवाएं, परामर्शी सेवाएं, पूरक पोषण, प्रतिरक्षक, ये सब इसके घटक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके चले जाने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित प्रक्रियाओं को उनके चले जाने के सही क्रम में व्यवस्थित करें। स्टेपिंग है, मोरो है, रूटिंग है, वेविन्स्की है, पॉमर पकड़ है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? रूटिंग होता है, स्टेपिंग होता है। पहले क्या होगा? रूटिंग होगा, उसके बाद स्टेपिंग होगा, उसके बाद मोरो होगा, उसके बाद वेविन्स्की होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूटिंग, सी। राइट आंसर होगा सी है, उसके बाद ए है, उसके बाद क्या है? ई है, पामर पकड़ है, उसके बाद मोरो है, उसके बाद वेविन्स्की है। चलिए राइट आंसर को यहाँ पे भी देख लेते हैं। राइट आंसर है सी। रूटिंग है, स्टेपिंग है, रूटिंग, स्टेपिंग, पामर पकड़, मोरो, वेविन्स्की। ये वेविन्स्की लिखा है तो वेविन्स्की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा: रूटिंग, स्टेपिंग, पामर पकड़, मोरो, वेविन्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क नैप द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम है। मार्क नैप के द्वारा संबंध के संदर्भ में प्रस्तुत विकास क्रम क्या है? समेकन, बंधन, परीक्षण, सूत्रपात करना, तीव्रता, लाला। तो इसका राइट आंसर क्या है? पहले क्या होगा? सूत्रपात करना। दूसरे नंबर पर क्या होगा? परीक्षण करना। तीसरे नंबर पर क्या होगा? तीव्रता लाना। चौथे नंबर पर समेकन। पांचवें नंबर पर बंधन। इसका राइट आंसर क्या होगा? DCEAB। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिशक्त बच्चों की दशा में आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। पिशक्त बच्चों की दशा में आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है क्योंकि ऑप्शन देखिए, उन्हें उनके उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक पोषाहार की आवश्यकता होती है। उनमें कम लगने की प्रवृत्ति होती है। कम लगने की प्रवृत्ति होती है। यह नियमित भोजन चबाने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके व्यवहार व्यवस्थित करने के लिए उन्हें भोजन मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता होती है। माता पिता द्वारा पोषण संबंधी पहलू को नज़रअंदाज किया जा सकता है। तो देखिए हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है क्योंकि वो जो है क्या उन्हें उनके उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक पोषाहार की आवश्यकता होती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। उनमें भूख लगने की कम प्रवृत्ति होती है, तो ये सही है क्योंकि पिशक्त बच्चे हैं तो उनमें भूख लगने की कम संभावना होती है, इसलिए उन्हें आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। तो पहला क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये नियमित भोजन चबाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ये राइट है कि नियमित भोजन चबाने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। उन्हें मजबूत बनाए रखने, उनके व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए उन्हें भोजन मजबूत बनाने की जाने की आवश्यकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। माता पिता द्वारा पोषण संबंधी पहलू को नज़रअंदाज किया जा सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो देखिए इसमें क्या क्या सही है? इसमें सही है उनमें भूख लगने की कम प्रवृत्ति होती है, इसलिए आहार की हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। ये नियमित भोजन चबाने में सक्षम भी नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति माता पिता द्वारा पोषण संबंधी पहलू को नज़रअंदाज किया जा सकता है, इसलिए आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
पर्याप्त जिंक की उनके लिए आवश्यकता होती है। पर्याप्त जिंक की आवश्यकता किसके लिए होती है? कोशिकीय वृद्धि, प्रतिरक्षण कार्य, प्रजनन कार्य, खून का थक्का जमना, मांसपेशियों में संकुचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जिंक की आवश्यकता किसके लिए होती है? कोशिकीय वृद्धि के लिए भी होती है। अगर हमारी बॉडी में जिंक की कमी है तो कोशिकाओं में वृद्धि भी कम होगी, कोशिकीय वृद्धि के लिए होती है। दूसरा, प्रतिरक्षा के लिए भी होती है। जिंक हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है। प्रजनन के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है और मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी जिंक की अनिवार्यता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बी डी ई। ए बी डी ई किस में है? ए बी डी ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम 21 से आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।